जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। हर मंगलवार को शाम को 5 बजे हम पिछले कुछ बार से इंडोलॉजी पर आधारित आपके समक्ष विषय लेकर के आ रहे हैं, जिसमें अब तक हमने भारत भक्त दैट इज यूनानी यानी कि ग्रीक इंडोलॉजिस्ट की बात की। हमने साथ साथ में बात की फ्रेंच इंडोलॉजी की, और आज हम बात करने वाले हैं उस इंडोलॉजी की जो बेसिकली जो देश जाना जाता है हिटलर के नाम से, जाना जाता है नाजियों के नाम से, जाना जाता है तानाशाही के लिए, लेकिन उससे अलग ऐसा क्या है जो उस देश के निवासियों में भारत के प्रति रहा है। भारत की धर्म, यहाँ का अध्यात्म, यहाँ का साहित्य, यहाँ की संस्कृति, बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए। और एक दो नहीं, कितने ही ऐसे जर्मन विद्वान हैं जिन्हें भारत भक्त कहा जा सकता है। हालांकि इसका एक दूसरा पक्ष भी है, और उस दूसरे पक्ष की बात भी हम करेंगे, लेकिन वो दूसरे पक्ष की बात किसी और देश से भी जरा संबद्ध होकर के आ जाती है। इसलिए आज हम उसके उस पक्ष की बात करेंगे जो सकारात्मकता दिखाती है, दैट इज जर्मन इंडोलॉजी, यानी कि भारत भक्त जर्मन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और मैं स्वागत करूं हमारे विशेषज्ञ, उससे पहले आप सभी से कहना जरूरी है कि ये जम्मू टॉक्स है, जम्मू थॉट्स है, आपका अपना प्लेटफॉर्म। हमने थोड़ी थोड़ी कोशिश की है इसे और अपलिफ्ट करने की। आपने देखा होगा ये कोने में जो लोगो है इसे हमने चेंज किया है, और भी आपके ही समर्थन और आपके ही हर प्रकार के संभावित सहयोग से ये सब चीजें और आगे बढ़ेंगी, कुछ और अच्छा होगा। आइए स्वागत करता हूँ हमारे बीच पधारे हुए अतिथि प्रोफेसर श्रीमान महावीर उजाल जैन साहब। महावीर जी, एक बार फिर से जम्मू टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। डायरी डायरी जी महावीर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ निधीश जी। जी नमस्कार। हाँ निधीश जी नमस्कार, सभी श्रोताओं का नमस्कार। जर्मन इंडोलॉजी एक ऐसा विषय है जो बड़ा कंट्रोवर्शियल है, और ये जर्मन इंडोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसके कि अलग अलग रंग हैं। और जर्मन इंडोलॉजी में एक कुछ खास बातें हैं कि इसका जो प्रारंभिक काल था, हम उसको एक तरह से एक गोल्डन पीरियड कह सकते हैं। और उस गोल्डन पीरियड की बात मैं वैसे आज करने वाला हूं, लेकिन उसके पहले कि मैं गोल्डन पीरियड की बात करूं, एक बाद का काल कुछ ऐसा रहा है कि जिस काल में जिस प्रकार की इंडोलॉजी थी उसमें कुछ बुराइयां थी, और उसकी आलोचना अलग अलग पक्षों के द्वारा की गई है। जैसे इसमें जो आलोचना करने वाले लोग हैं उसमें कुछ हमारे भी भारत भक्त स्कॉलर्स हैं। जैसे एक विश्व पी एडलूरी एक विद्वान है जो अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में है। एक जयदीप बागची हैं जो जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक हैं, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, द ने साइंस। ने का मतलब होता है नेगेटिव, नेगेटिव साइंस। द ने साइंस, हिस्ट्री ऑफ जर्मन इंडोलॉजी, इस नाम से इनकी एक पुस्तक है। और इस पुस्तक में इन्होंने इस जर्मन इंडोलॉजी में बाद के काल में जो बुराइयां आई हैं उनकी चर्चा की है। जैसे उदाहरण के लिए वो जिस तरह से महाभारत और गीता को इंटरप्रेट किया गया है उसकी उन्होंने आलोचना की है। वो कहते हैं कि कुछ जर्मन स्कॉलर्स ने महाभारत के लिए लिख दिया कि महाभारत, इसका लेखन 400 ईस्वी पूर्व में शुरू हुआ था और 400 ईस्वी तक चलता रहा। मतलब करीब 800 वर्षों में महाभारत का लेखन पूरा हुआ है। और इसके साथ ही वो लिखते हैं कि महाभारत ये शुरू में एक छोटा सा ग्रंथ था जिसको कि बाद में इसका आकार बढ़ाया गया। इसके लिए कहा जाता है कि शुरू में इसमें कौरव पांडव परिवार के युद्ध की घटना का वर्णन है, और बाद में
ब्राह्मणों ने इसको अपने लिए उपयोग करने के लिए इसके आकार का विस्तार किया और इसमें कई तरह की कथाएं, कथानक वो उसमें जोड़ दिए और बहुत बड़ा आकार महाभारत का कर दिया। तो इस तरह की जो बातें हुई है, इसकी आलोचना विश्व पी एडलूरी और जयदीप बागची अपनी पुस्तक में करते हैं। इसके अलावा ये लोग जो है, यानी आलोचना तो कई तरह की है और संक्षेप में मैं इन बातों की चर्चा करूंगा क्योंकि हमारे पास में एक सीमित समय है। तो इसके अलावा वो जो आपकी गीता की भी आलोचना करते हैं कि गीता में ये लोग, कुछ जर्मन स्कॉलर्स लिखते हैं कि गीता में प्रारंभ में 2 अध्याय थे और बाद में इसमें ब्राह्मणों ने और बहुत सारी बातें जोड़ करके और 18 अध्याय की इस गीता को बना दिया और जिसमें इन्होंने अपने लिए लाभ के लिए, ब्राह्मणों ने अपने लिए फायदे के लिए बहुत सारी बातें उसमें जोड़ दी। तो इस तरह का एक इंटरप्रिटेशन जो गीता का किया जाता है, तो इसकी ये लोग आलोचना करते हैं कि ये जो ग्रंथ हैं ये अपने आप में पूर्ण हैं, जिनको गलत तरीके से ये कुछ जर्मन विद्वानों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और एक आलोचना जो है, एक भारत विरोधी संस्कृत के पंडित हैं शेल्डन पोलक, वो भारत के घोर विरोधी हैं, कम्युनिस्ट विचारों के हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनका वो केंद्र है और सारे अमेरिका के अंदर जो भारत विरोधी इंडोलॉजिस्ट हैं इनको एक तरह से नेता माना जा सकता है। तो ये शेल्डन पोलक कहते हैं कि संस्कृत भाषा ये डोमिनेशन की भाषा है और संस्कृत भाषा, जहाँ भी ये संस्कृत भाषा गई, इसने डोमिनेट करने का प्रयत्न किया। ये इस तरह की ब्राह्मणों की भाषा है। इस भारत में भी संस्कृत भाषा के द्वारा सामान्य वर्ग को डोमिनेट किया गया है। इसी तरह से दक्षिण पूर्वी एशिया में ये भाषा गई तो वहाँ भी डोमिनेट किया गया। इसी तरह जर्मनी के अंदर जो ये भाषा, इस भाषा की शुरुआत हुई और भाषा शास्त्रियों ने इस भाषा का उपयोग करके और जो आर्य अनार्य की बात की है, तो वो सारी की सारी ये संस्कृत भाषा के कारण आई है। तो ये इस तरह की बातें शेल्डन पोलक ये संस्कृत भाषा और जर्मन इंडोलॉजी की आलोचना करते हैं कि जर्मन इंडोलॉजिस्ट ने ये संस्कृत भाषा का उपयोग करके और आर्य अनार्य की बातें की। सही बात यह है कि बाद के लिए तो ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन ये भी आर्य अनार्य वाली जो बातें हुई है, ये शुरू में जर्मन लोगों के द्वारा नहीं की गई है। शुरू में एक क्रिश्चियन लेसन नाम का व्यक्ति था जिसकी मृत्यु 1876 में हुई, तो उसने ये आर्य अनार्य की बात की। उसके बाद में एक फ्रेंच विद्वान था गोबिनो, जो एक बड़ा उपन्यासकार था। उसने कहा कि आर्य लोग जो है वो बहुत श्रेष्ठ होते हैं और उसने सेमिटिक जाति इसकी आलोचना की। उसके बाद एक स्टीवार्ट चैम्बरलेन नाम का विद्वान हुआ। ये ब्रिटिश जर्मन स्कॉलर था। 1927 में इसकी मृत्यु हुई। मतलब हिटलर का जो शासन एक तरह से शुरू हुआ वो 1933 में शुरू हुआ था, तो उसके पहले चैम्बरलेन ने ये आर्य अनार्य जैसी बातें की थी। और तो ये आर्य अनार्य वाली जो बातें हैं, तो ये जो शुरू हुई है, इसके लिए जर्मनी के जो इंडोलॉजिस्ट हैं वो प्रारंभ में बिल्कुल भी दोषी नहीं थे और ये तो बाद में हिटलर ने अपने लाभ के लिए जो इसका उपयोग किया, तो उसके कारण इस सारी इन बातों की शुरुआत हुई। तो ये जो है, ये जो कुछ बातें इंडोलॉजी की आलोचना में की जाती है। वैसे ये बात सही है कि 3 बातों के लिए बाद के जर्मन इंडोलॉजिस्ट ने इसका संस्कृत भाषा का और इंडोलॉजी का दुरुपयोग किया। एक तो उन्होंने भाषा शास्त्र के अध्ययन के आधार पर ये आर्य जाति श्रेष्ठ है और जर्मनी के जो नॉर्डिक लोग हैं वो इस आर्य जाति के हैं और ये आर्य जाति
पहले किसी एक स्थान पर इसका निवास था और वहाँ से जो एक स्थान बताते हैं उसमें एक तो उत्तरी यूरोप बताते हैं कि उत्तरी यूरोप में या रूस में या मध्य एशिया में ऐसा कहीं इसका निवास था और वहाँ से फिर ये सब जगह गए, क्योंकि भाषा की जो समानता है, यानी जो संस्कृत भाषा है उसमें और यूरोप की भाषाओं में बहुत समानता देखने को मिलती है। तो ये जो समानता है इसका कारण ये है कि ये जो इस भाषा के बोलने वाले लोग हैं पहले किसी एक स्थान पर रहते थे और फिर वहां से दूसरे स्थान पर गए। तो ये लोग जो हैं ये आर्य, ये एक श्रेष्ठ जाति है। तो इस श्रेष्ठ जाति का विचार ये बाद के इंडोलॉजिस्ट्स ने शुरू किया। और इसके साथ ही एक और बात थी, इसमें एक बुराई ये थी कि इन्होंने एक एंटी यहूदियों के का विरोध ये जर्मनी में ये 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में शुरू हुआ। और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जो ये विरोध शुरू हुआ उसका कारण एक तो ये बताया गया कि प्रथम विश्व युद्ध में जो 1918 में समाप्त हुआ कि उसमें जो जर्मनी की हार हुई उसका कारण यहूदी थे, इस तरह की बात कही गई। और बाद में आगे चल करके फिर यहूदी विरोध ये जर्मनी में शुरू हुआ और यहूदियों की संख्या जर्मनी में 90 लाख के करीब थी और इन 90 लाख में से करीब 60 लाख यहूदियों का 1933 के बाद में धीरे धीरे संहार शुरू हुआ। और खास तौर से विश्व युद्ध के काल में करीब ये जो सारे यहूदी थे इनमें से 2/3 इनकी हत्या वहां हुई। तो इन बातों के लिए शेल्डन पोलक जैसे लोग संस्कृत और ये इंडोलॉजी जो भारत के बारे में अध्ययन जर्मनी के लोगों ने किया तो उसको उस पर इसका दोषारोपण करते हैं। लेकिन ये सारी बातें बिल्कुल बेकार है और इसके लिए किसी भी तरह से संस्कृत को उसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अब मैं आपको दूसरी इंडोलॉजी की, जिसको कि एक इंडोलॉजी का स्वर्ण काल जिसको कहा जाता है, उस इंडोलॉजी के बारे में कुछ बातें शुरू करता हूँ। तो इंडोलॉजी की शुरुआत वैसे जर्मनी में 17वीं शताब्दी में ही हो गई थी। एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि फ्रांस और इंग्लैंड से भी पहले इंडोलॉजी की शुरुआत ये जर्मनी हुई और एक जर्मन मिशनरी हेनरिक करके उसका नाम था, ये हेनरिक 1752 में 1652 में ये गोवा आकर के पहुंचा और इसके बाद में ये करीब करीब 16 वर्ष तक, बीच में कुछ समय के लिए वापस यूरोप आया, लेकिन 16 वर्ष तक इसका भारत में निवास रहा। इस काल में इसने शुरू में कन्नड़ भाषा सीखी। इसने जो उस समय में हिंदुस्तानी भाषा चलती थी वो हिंदुस्तानी भाषा भी सीखी। यानी ये जो आया था तो उसका यहाँ पहुँचने का काल था शाहजहां का काल। शाहजहां के ज़माने में आया था, मिशनरी था और शुरू में कन्नड़ भाषा, हिंदुस्तानी भाषा ये सीखी और उसके बाद में आगरा में यह आकर के बसा और आगरा में आकर के उसने पंडितों से संस्कृत भाषा सीखी और उसके बाद में संस्कृत में इसने काफ़ी लेखन भी किया। और संस्कृत का जो उसका लेखन है ये लैटिन भाषा में इसको बाद में जाकर के और अनुवाद उसका किया गया। तो इस तरह का ये हेनरिक रोथ इसका नाम था। तो हेनरिक रोथ जो है वो सबसे पहले उसने एक तरह से इस जर्मन इंडोलॉजी की शुरुआत की थी। उसके बाद में एक और इंडोलॉजिस्ट हुआ जिसने जर्मन भाषा में जो भर्तृहरि के शतक के कुछ अंश हैं उनका अनुवाद किया और उसका भी ये कार्य जो है ये 1663 का है। तो 17वीं शताब्दी में इस तरह से इंडोलॉजी की शुरुआत ये जर्मनी में हो गई थी। उसके बाद जो 18th सेंचुरी में 18वीं शताब्दी में 1750 के बाद जो इंडोलॉजी का प्रारंभ जो जर्मनी में हुआ है उसकी शुरुआत जो हुई है उसमें एक तो हर्डर एक विद्वान हुआ है। उस हर्डर ने 1772 में एक पुस्तक लिखी थी
और उस पुस्तक में उसने लिखा कि यूरोप की भाषाएं, इनकी शुरुआत ये भारत से हुई है। तो इस तरह से एक पुस्तक ये हर्डर के द्वारा 1772 में लिखी गई थी। और हालांकि हर्डर जो है संस्कृत का विद्वान नहीं था, लेकिन जो जानकारी उसको मिली थी उसके आधार पर उसने ये बात कही। इसके बाद हर्डर को 1791 में एक शकुंतला नाटक, इसके बारे में यानी काफ़ी बातें प्रसिद्ध है कि शकुंतला नाटक जिसकी कि 1789 में, जिसको ये विलियम जोन्स जो भारत में अंग्रेजों का एक अधिकारी था, तो विलियम जोन्स ने 1789 में शकुंतला का अनुवाद किया था। इस शकुंतला का अनुवाद एक जॉर्ज फॉस्टर नाम के व्यक्ति ने 1791 में उसने जर्मन भाषा में किया। और जर्मन भाषा में ये जो अनुवाद किया ये उसने हर्डर के पास, पहले तो गेटे के पास भेजा। और गेटे जिसका नाम जर्मनी में बहुत ही प्रसिद्ध है और जिसने भारत को जर्मनी में प्रचारित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, तो वो गेटे ने उसको पढ़ा तो वो उसको पढ़ करके आह्लादित हो गया। उसने कहा कि इस तरह की तो कोई भी रचना ये यूरोपीय भाषाओं में देखने को नहीं मिलती है। और उसने, हालांकि उस समय में शेक्सपियर ये यूरोप का बहुत बड़ा नाटककार इंग्लैंड का हुआ है, तो उसके साथ में तुलना की। लेकिन बाद में बहुत से ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने कहा कि ये कालिदास की रचनाएं शेक्सपियर से भी बढ़कर के है। तो गेटे ने इस प्रकार की तारीफ की। उसके बाद में गेटे ने इस पुस्तक को हर्डर के पास भेजा और हर्डर भी इसको पढ़ करके बहुत प्रसन्न हुआ। और हर्डर ने इस किताब को पढ़ करके और इसको फ्लावर ऑफ इंडिया, इस तरह से इसको हर्डर ने नाम दिया। और हर्डर ने इस पुस्तक की बहुत प्रशंसा की। और हर्डर ये यूरोप के, केवल जर्मनी के ही नहीं बल्कि यूरोप के विद्वानों में उसकी, हर्डर की गणना होती थी। तो हर्डर ने जब इसकी प्रशंसा की तो उसके कारण ये संस्कृत भाषा और इस संस्कृत का साहित्य, इसके बारे में एक बड़ी आदर की भावना ये यूरोप के लोगों के मन में उत्पन्न हुई। इसके बाद फिर जर्मनी में के कुछ लोग, उन्होंने पेरिस जाकर के संस्कृत सीखी। और पेरिस जाकर के संस्कृत सीखने वाले जो लोग थे, इनमें एक ऑगस्ट श्लेगल नाम का एक बहुत बड़ा विद्वान था। और ऑगस्ट श्लेगल के अलावा एक फ्रेंच बोप ये भी एक बहुत बड़ा स्कॉलर हुआ। तो इन लोगों ने पेरिस जाकर के और संस्कृत सीखी। और पेरिस में इनको संस्कृत सिखाने वाले जो लोग थे, उनमें एक तो हैमिल्टन, ये एक अंग्रेज अधिकारी था। जो अंग्रेज अधिकारी 1802 में वो पेरिस पहुंचा था भारत से, जो फ्रांस में बहुत सारी पांडुलिपियां आकर के पहुंची थी। फ्रांस के लोगों ने भारत से संस्कृत की काफ़ी पांडुलिपियां ला करके एकत्र की थी। तो उन पांडुलिपियों को देखने के लिए, उनको पढ़ने के लिए वो आया था। और ख़ास तौर से हितोपदेश, उसमें उसकी बड़ी रुचि थी हैमिल्टन की। तो उसकी पांडुलिपियां पढ़ने के लिए वो यहाँ, हैमिल्टन जो है संस्कृत जानता था और वो चाहता था कि संस्कृत की पांडुलिपियां जो फ्रांस में है उनको वो पढ़े, तो उसके लिए आया था। और वो पढ़ने के लिए फ्रांस आया, तभी वो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में युद्ध शुरू हो गया। तो उसके बाद में वो वापस इंग्लैंड नहीं जा सका। और इसके बाद में वो यहाँ करीब 12-13 वर्ष तक फ्रांस में रहा, पेरिस में रहा। और पेरिस में इसने कई लोगों को संस्कृत सिखाई। उनमें एक चेजी नाम का व्यक्ति था, फ्रांस का विद्वान था, लियोनार्ड डी चेजी। तो उसने संस्कृत लिखी, सीखी। और फिर बाद में इन जर्मन लोगों ने, जिनके नाम मैंने अभी आपको बताया, उन जर्मन विद्वान फ्रेंच बोप और श्लेगल, ऑगस्ट श्लेगल, इन लोगों ने इनसे संस्कृत सीखी। और संस्कृत सीख करके इसके बाद ये लोग वापस जो अपने जर्मनी पहुंचे। और जर्मनी में फिर 1814 के बाद में
कई विश्वविद्यालयों में, खास तौर से 3 विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हैं। एक तो बर्लिन, और एक हाइडलबर्ग, और एक जेना। इस तरह के विश्वविद्यालयों में संस्कृत का अध्ययन शुरू हो गया। तो संस्कृत के अध्ययन की शुरुआत, यानी जो फ्रांस, जो साहित्य भारत से पहुंचा था जर्मनी में, पहले फ्रांस में फिर जर्मनी में, और उस साहित्य के कारण, साहित्य में रुचि के कारण, भाषा और साहित्य में रुचि के कारण फिर जर्मनी में ये इंडोलॉजी की शुरुआत हुई। और उसके बाद में तो फिर तो इंडोलॉजी के अध्ययन करने के लिए फ्रांस में विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ती गई। और कुछ ऐसे विद्वान हुए हैं फ्रांस में जिन लोगों ने इस संस्कृत के ज्ञान को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। और उसको बढ़ाने में योगदान देने वालों में एक फॉन हम्बोल्ट नाम का व्यक्ति था। फॉन हम्बोल्ट जो था, ये एक बहुत बड़ा स्कॉलर था, और स्कॉलर होने के साथ साथ ये जर्मनी में उस समय में शिक्षा मंत्री ये वहाँ रहा था। और शिक्षा मंत्री के रूप में इसने बहुत बड़ा काम किया। उसने एक हम्बोल्ट विश्वविद्यालय बर्लिन में स्थापित किया। और बर्लिन का ये जो हम्बोल्ट विश्वविद्यालय है, ये आगे चल करके इतना प्रसिद्ध हुआ, अभी तक भी इतना प्रसिद्ध हुआ है कि यहाँ से 57 नोबेल प्राइज विनर्स इस विश्वविद्यालय में से निकले हैं। तो ऐसे एक विश्वविद्यालय की स्थापना इस हम्बोल्ट ने की। और हम्बोल्ट जो है, इसको 1823 में 1823 में गीता पढ़ने को मिली। एक नाम मैंने अभी आपको जो लिया, ऑगस्ट श्लेगल। उस ऑगस्ट श्लेगल ने जो गीता, पहले इंग्लैंड के एक विद्वान ने, चार्ल्स विल्किंस ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद, गीता का जो है लैटिन भाषा में अनुवाद किया था। तो अंग्रेजी का ये जो गीता का जो लैटिन अनुवाद है, ये इस लैटिन अनुवाद से श्लेगल ने एक और जर्मनी के अंदर इसका अनुवाद किया। और उसने जो है, ये जो गीता है, इसका मूल रूप संस्कृत भाषा का, वो मूल और मूल के साथ में ट्रांसलेशन, ये इसको पढ़ने के लिए फॉन हम्बोल्ट को दिए। और फॉन हम्बोल्ट जो है, इसको पढ़ करके वो इतना प्रभावित हुआ, उसको लगा कि दुनिया में अगर सबसे महान कोई ग्रंथ हो सकता है तो यह गीता है। गीता पर उसने भाषण दिए। इसके अलावा इस हम्बोल्ट ने भाषण देने के बाद में गीता पर 2 आलेख लिखे। और इस तरह से गीता को प्रचारित करने में इस हम्बोल्ट का बहुत बड़ा योगदान है। हम्बोल्ट न केवल जर्मनी बल्कि यूरोप के बड़े विद्वानों में गिना जाता है। और हम्बोल्ट, यानी आज 200 वर्ष बाद भी हम्बोल्ट की गणना यूरोप के बड़े विद्वानों में, खास तौर से भाषा शास्त्रियों में हम्बोल्ट की गणना होती है। उस हम्बोल्ट की आप रुचियां किस तरह की थी, आप देखिए कि हम्बोल्ट ने दक्षिण पूर्वी एशिया की जो भाषाएं हैं, उनके बारे में उसका विचार था कि ये भाषाएं संस्कृत से निकली हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया की जितनी भी भाषाएं हैं, वो उस जमाने में, जबकि इस बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, तो उस समय उसने 200 वर्ष पहले ये बात कही कि दक्षिण पूर्वी एशिया की भाषाएं ये संस्कृत से निकली हैं। और दक्षिण पूर्वी एशिया का मतलब है बर्मा से लेकर के और फिलीपींस तक और वियतनाम तक, इस इलाके की जो भाषाएं हैं, ये सारी की सारी भाषाएं संस्कृत से प्रभावित है। और इसके अलावा उसने एक भाषा, ये जावा की भाषा, कवि भाषा, उस जावा की कवि भाषा का अध्ययन किया। और जावा की कवि भाषा पर लिखने के लिए उसने सामग्री एकत्र की और उसके ऊपर वो पुस्तक लिखना चाहता था। लेकिन वो पुस्तक लिखने से पहले उसका स्वर्गवास हो गया, और बाद में फिर इस पुस्तक को दूसरे स्कॉलर्स ने पूरा किया। तो इस तरह का ये स्कॉलर जो है हम्बोल्ट वहाँ हुआ। तो हम्बोल्ट जैसे स्कॉलर्स ने इस इंडोलॉजी को यूरोप के अंदर फैलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया।
और फिर ये यूरोप के ये जो जर्मनी के अंदर मैंने अभी आपसे कहा कि शुरू में तो बोन, बर्लिन, एर्लांगन वगैरह, हाइडेलबर्ग, इनमें संस्कृत का अध्ययन शुरू हुआ था और बाद में जो है फिर इसका अध्ययन ये अनेक विश्वविद्यालयों में शुरू हो गया। 1850 तक जो है 13 विश्वविद्यालयों में संस्कृत का और इंडोलॉजी का अध्ययन ये प्रारंभ हो गया और इसके बाद में फिर वैदिक भाषा और वैदिक भाषा शास्त्र और संस्कृत के शब्दकोश और यास्क का निरुक्त और अथर्ववेद, इनके बारे में अनेकों ने, मतलब विद्वानों की अगर संख्या हम गिनने लगे तो ऐसे सैकड़ों स्कॉलर्स हैं कि जिन्होंने इन पर काम किया है। तो उन सब की तो हम चर्चा कर नहीं सकते। मैं आपके सामने केवल 8-10 स्कॉलर्स की चर्चा करूंगा, जिनमें से कुछ की तो मैंने आपके सामने अभी चर्चा की। और इनके अलावा जो स्कॉलर्स, कई सारे स्कॉलर्स ने काम किया है, तो मैंने आपसे कहा कि इन विषयों में उनका खास तौर से काम रहा कि वैदिक भाषा जो है संस्कृत भाषा से कुछ अलग है, तो उस वैदिक भाषा का उन लोगों ने अध्ययन किया और उसका शब्दकोश तैयार किया। इसके अलावा संस्कृत भाषा के शब्दकोश तैयार किए। यास्क का निरुक्त जो कि बहुत प्रसिद्ध है, तो उसका अध्ययन किया। और इसके अलावा एक कृष्ण मिश्र का एक बड़ा प्रसिद्ध नाटक था जिसका नाम है प्रबोध चंद्रोदय। नाटक तो सैकड़ों हैं, लेकिन इस नाटक का बड़ा महत्व है। यह नाटक एक फिलोसॉफिकल नाटक है, प्रतीकात्मक नाटक है, जिसमें कि प्रतीक बनाए गए हैं कई जो अच्छे बुरे जो जैसे माया एक उसमें प्रतीक है। उसके अंदर जैसे कई तरह के ऐसे जो अच्छे बुरे जो भाषा के शब्द होते हैं उनको प्रतीक बनाया गया है। तो प्रतीकात्मक रूप में जो है इस प्रबोध चंद्रोदय नाटक ये जो प्रचलित था, जो सारे भारत में इसको बड़ी पढ़ने का रिवाज था, तो उस नाटक का जो कि 11वीं शताब्दी का नाटक है, इसका अनुवाद हुआ। तो इस तरह के जो है वो कार्य ये जर्मन लोगों ने किए। इसके अलावा जर्मन स्कॉलर्स ने एक हरमन जैकोबी, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना आवश्यक है। हरमन जैकोबी, इसका जीवन काल 1850 से 1937 है। इस हरमन जैकोबी ने ये भारत आया और भारत में भी राजस्थान में आया। राजस्थान में उसने जैसलमेर के जो जैसलमेर की लाइब्रेरी थी, जैन लाइब्रेरी, उस जैन लाइब्रेरी में रहकर के काम किया और यहाँ उसने अनुवाद के काम किए। अंग्रेजी और जर्मन भाषा में उसने जैन ग्रंथों के अनुवाद किए। इसके अलावा ये हरमन जैकोबी गणित, भारत की गणित, इसका भी उसने अध्ययन किया। उसने भारत के ज्योतिष का भी अध्ययन किया। उसने भारत के खगोल शास्त्र का भी अध्ययन किया और खगोल शास्त्र के अध्ययन के आधार पर उसने ये मालूम किया कि वेदों का जो लिखने का काल है ये कम से कम 4500 ईस्वी पूर्व है। ये बहुत बड़ी बात है कि यूरोप के स्कॉलर्स में से ये एक ऐसा स्कॉलर हुआ जिस स्कॉलर ने जिस तरह की बातें पहले यूरोप के विद्वानों ने की थी, मैक्स मुलर जैसे लोगों ने जिस तरह की बातें की थी, उसको उसने नकारा। जो यूरोप के स्कॉलर थे वो ये मानते थे कि ये जो वेद हैं इनका लिखने का काल 1500 ईस्वी पूर्व के लगभग है, मतलब आज से करीब 3500 साल पहले। इसने कहा कि ये बिल्कुल गलत है। वेदों के लिखने का काल कम से कम आज से 6500 वर्ष पूर्व का है। और उसके आधार पर उसने फिर ये भी कहा कि ये जो बातें की जाती है कि भारत में आर्य नाम की जाति कोई है और वो बाहर से आई, इसको उसने नकारा कि आर्य, वैदिक आर्य जिनको कहा जाता है, तो ये भारत में बाहर से नहीं आए, बल्कि जो समानता भारत और यूरोप के अंदर यूरोप की भाषाओं में प्रतीत होती है, उसका कारण ये है कि भारत से लोग और भारत से भाषा ये भारत के बाहर गई है
तो उसने आउट ऑफ इंडिया थियरी, यानी पहले एक थियरी जो प्रचलित थी कि आर्यों का आक्रमण हिंदुस्तान पर हुआ और उन्होंने द्रविड़ों को यहाँ से भगा दिया, तो इस तरह की जो बातें की जाती है उन बातों को उसने नकारा और उसके स्थान पर उसने आउट ऑफ, सबसे पहला इस तरह का स्कॉलर था, विद्वान था, जिसने कि भारत से ये जिनको आर्य कहा जाता है वो यहाँ से बाहर गए, इस तरह का विचार उसने प्रस्तुत किया। इसके अलावा उसने न्याय और वैशेषिक, ये जो षड वेदांग है उनका अध्ययन किया। उसने जैन दर्शन का बहुत ही गहराई के साथ में अध्ययन किया और जैन अध्ययन के का जो उसने अध्ययन किया था उसकी वजह से उसको कलकत्ता के जैनियों ने उसका बड़ा आदर किया और उसको जैन दर्शन दिवाकर ये उपाधि इसको प्रदान की गई। और उसने, यानी ये जो जैन धर्म से इतना प्रभावित हुआ था कि उसके मन में ये भावना थी, यानी ये जो जैन दर्शन के कारण जो उसने इस बात को पूरी तरह से मान लिया कि व्यक्ति का कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म होता है और जब पुनर्जन्म हो तो उसके मन में ये विचार था कि मेरा जब पुनर्जन्म हो तो एक जैन परिवार में मेरा जन्म हो। तो इस तरह का उसके मन में चिंतन था। तो ये एक हरमन जैकोबी है। हरमन जैकोबी के बाद में मैं एक जिक्र करता हूँ आपके शोपेनहावर का। शोपेनहावर ये एक बहुत बड़ा विद्वान जर्मनी का हुआ है और शोपेनहावर पर जो प्रभाव हुआ है वो है उपनिषदों का। उपनिषद जो कि सबसे पहले भारत से इटली पहुंचे थे और वहाँ लैटिन भाषा में इसका उपनिषदों का लैटिन भाषा में अनुवाद हुआ था। लैटिन भाषा के बाद, यानी पहले तो फारसी का अनुवाद पहुंचा था, फिर लैटिन में अनुवाद हुआ था। लैटिन का ये अनुवाद 1814 में इसने शोपेनहावर ने पढ़ा और इसको पढ़ करके वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने ये विचार व्यक्त किया कि दुनिया में सबसे श्रेष्ठ दर्शन अगर कोई हो सकता है तो वो उपनिषदों का दर्शन है। और उसने उपनिषदों के बारे में यानी बहुत बहुत अधिक प्रशंसा की है। उपनिषदों का उसने गहरा अध्ययन किया और ये अध्ययन करने के बाद में उसने शोपेनहावर ने कहा कि मुझे अपने जीवन काल में अगर कोई शांति प्राप्त हुई है तो उपनिषदों के अध्ययन से शांति प्राप्त हुई है और इनके कारण मेरे को मरने पर भी शांति प्राप्त होगी। तो इस तरह का विचार उसने उपनिषदों के बारे में व्यक्त किया और बाद में ये उपनिषदों का जो उसने अध्ययन किया था उसके कारण फिर उपनिषदों के बारे में एक अध्ययन की रुचि ये जर्मनी में उत्पन्न हुई और जर्मनी में फिर एक स्कॉलर हुआ पॉल ड्यूसन जो है, जो स्कॉलर हुआ है, इसका स्वामी विवेकानंद से भी इनकी भेंट हुई थी। और ये पॉल ड्यूसन ये भी उपनिषदों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था, वेदांत से बहुत ज्यादा, उपनिषदों का मतलब वेदांत, तो ये वेदांत से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। इसका जीवन काल जो है 1845 से 1919 इस पॉल ड्यूसन का जीवन काल है। इस पॉल ड्यूसन ने ये शोपेनहावर का बड़ा प्रशंसक था और उसने शोपेनहावर सोसाइटी इसकी उसने जर्मनी में स्थापना की और इस शोपेनहावर सोसाइटी के द्वारा शोपेनहावर के ऊपर वार्षिक ग्रंथ ये निकाले जाने शुरू हुए और इस पॉल ड्यूसन ने ये प्रतिवर्ष, जब तक वो जीवित रहा 1919 तक, तब तक प्रतिवर्ष ये शोपेनहावर सोसाइटी का ग्रंथ ये निकलता रहा। और पॉल ड्यूसन जो है वो भारतीय दर्शन से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपना नाम देवसेन रख लिया, नाम ही बदल लिया, उसने अपने आप को वो देवसेन कहना लगा। तो इस तरह से ये भारत के प्रेमी ये इस प्रकार के स्कॉलर्स हुए हैं। और फिर 1829 से पहले तक तो जर्मन स्कॉलर्स इन्होंने यूरोप के दूसरे देशों में के विद्वानों से संस्कृत सीखी थी,
लेकिन 1829 तक ये स्थिति हो गई कि जर्मनी में इतने स्कॉलर्स हो गए कि ये जर्मनी के स्कॉलर दूसरे देशों में जाकर के अध्यापन करने लगे और रिसर्च का काम, जैसे इंग्लैंड में, फ्रांस वगैरह में और दूसरे देशों में ये लोग जाकर के और रिसर्च का काम करने लगे। और इस तरह से ये जर्मनी के विश्वविद्यालयों में ये इंडोलॉजी का अध्ययन ये बढ़ता गया। और ये प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो उस युद्ध के दौरान जर्मनी की हालत बहुत खराब हो गई। तो उस युद्ध के दौरान भी ये इंडोलॉजी का अध्ययन जारी रहा, युद्ध के दौरान भी। और युद्ध के बाद में जर्मनी की हमको मालूम है कि बहुत बुरी हार इस प्रथम विश्व युद्ध में हुई थी और उसके कारण जर्मनी की आर्थिक अवस्था बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और जर्मनी से बहुत अधिक क्षतिपूर्ति के रूप में धन की वसूली ये यूरोप के देशों के द्वारा की गई थी। लेकिन इस हालत में भी जर्मनी में इंडोलॉजी इसका प्रभाव कम नहीं हुआ और जर्मनी में के यूनिवर्सिटी में, जर्मनी के विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन, इंडोलॉजी का अध्ययन ये जारी रहा। और अब इसमें इसके बाद में कुछ थोड़ी सी जिन बातों की आलोचना की जाती है इनके बारे में मैं थोड़ा सा जिक्र करता हूं कि 1930 के दशक में जर्मनी में हिटलर का प्रभाव स्थापित हो गया। और हिटलर का जो प्रभाव स्थापित हुआ, उस हिटलर के प्रभाव स्थापित होने के बाद में फिर ये आर्यवाद, इसका प्रसार जर्मनी में हुआ और हिटलर ने ये यूरोप के यानी हिटलर ने जर्मनी में एक राष्ट्रवाद को स्थापित करने के लिए उसने ये कहना शुरू किया कि जर्मनी के जो लोग हैं वो सबसे श्रेष्ठ आर्य हैं। और उसने ये आर्यवाद जो है वो उसको भारत से जोड़ने के लिए उसने स्वास्तिक इसको भी अपना लिया। हालांकि वो स्वस्तिक जो कि जर्मनी में जिसको अपनाया गया है वो उल्टा स्वस्तिक है, लेकिन ये उल्टा स्वस्तिक उसने अपना लिया और ये इस तरह से ये आर्यवाद ये इसने स्थापित करने की कोशिश की। और इस आर्यवाद के कारण उसने इंडोलॉजी को भी टिल्ट करने की कोशिश की। और इंडोलॉजी को उसने टिल्ट ये की कि उसने वहाँ के स्कॉलर्स से कहा कि ये तुम्हारी जिस तरह की इंडोलॉजी है इससे काम नहीं चलेगा, तुमको अगर ये इस इंडोलॉजी का प्रयोग करना है तो इसका केवल मात्र आर्य सिद्धांत इसको फैलाने में इसका उपयोग होना चाहिए। और जिन लोगों ने उसकी बात नहीं मानी उनको नौकरी से निकाल दिया गया और जिन लोगों ने उसकी बात मानी उनको बड़ा सम्मान प्रदान किया गया। और उसका परिणाम यह हुआ कि बहुत सारे लोग जो है वो उन्होंने यानी जो ईमानदार इंडोलॉजिस्ट थे उन्होंने हिटलर की बात नहीं मानी। और जो लोग स्वार्थ के वशीभूत हो जाते हैं और कुछ लोगों में वास्तव में कुछ थोड़ी सी इंग्लैंड के प्रति एक शत्रुता की भावना भी थी, इंग्लैंड और फ्रांस के प्रति। और वो शत्रुता की भावना इस कारण से थी कि प्रथम विश्व युद्ध में हार के बाद में जर्मनी की बड़ी बुरी हालत यूरोप के देशों ने की थी और यूरोप के देशों ने जो जर्मनी के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार किया था उसके कारण एक शत्रुता की भावना जर्मनी के लोगों के मन में इन इंग्लैंड वगैरह यूरोप के देशों के प्रति थी। और उसकी वजह से एक राष्ट्रीयता की भावना ये इस समय इसका जर्मनी में बोलबाला हो रहा था। और उस राष्ट्रीयता को एक बल देने के लिए ये जर्मन स्कॉलर्स ने सोचा कि इस आर्य सिद्धांत का उसके लिए उपयोग किया जा सकता है। तो उसको हम उपयोग कहें, दुरुपयोग कहें, कुछ भी कहें, तो वो इसके बाद में इस नाजी जर्मनी में हुआ। और तो ये घटना ये 1933 से लेकर के और 1944-45 तक के काल की ये बातें हैं। इसके अलावा एक बड़ी मजेदार बात हुई, उसकी चर्चा करना आवश्यक है। सुभाष चंद्र बोस
जो है वो हमको मालूम है कि 1933-34 में भी उन्होंने जाकर के और हिटलर से भेंट की थी। उसके बाद में 1941 में जब वो अपने घर से भाग करके अपने घर से भाग करके और अफगानिस्तान होकर के यूरोप पहुंचे थे, तो वहां पहुंचने के बाद में उन्होंने हिटलर से और हिटलर के अधिकारियों से भेंट की और हिटलर के अधिकारियों से भेंट करके उन्होंने ये प्रयास किया कि जर्मनी के सहयोग से इंग्लैंड के विरुद्ध भारत में मोर्चा खोला जा सकता है। तो भारत में मोर्चा खोलने की कोशिश ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी और सुभाष चंद्र बोस ने ये मोर्चा खोलने के लिए उन्होंने एक काम किया कि उत्तरी अफ्रीका में जो एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, उस युद्ध के दौरान रोमेल, ये एक जर्मनी का सेनापति था, उस जर्मनी के सेनापति ने बहुत से भारतीयों को बंदी बनाया था युद्ध के दौरान। और जो ये भारतीय सैनिक बंदी बनाए गए थे, इनसे सुभाष चंद्र बोस ने जाकर के भेंट की, इनसे भेंट करके और उसने इनको भारत के पक्ष में युद्ध में लड़ने के लिए तैयार किया। यानी ये घटना जो है पहले बाद में तो जापान के साथ में हुई, लेकिन जापान से पहले ये बात जर्मनी के साथ हुई और उन्होंने उत्तरी अफ्रीका के भारतीय सैनिकों को भारत में लड़ने के लिए तैयार किया। तो ऐसे 4000 के करीब सैनिक ये भारत के पक्ष में लड़ने के लिए तैयार हुए, यानी युद्ध बंदी थे और वो युद्ध बंदी जो है वो भारत के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गए। अब भारत के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गए तो उनका नेतृत्व करने वाले ये जर्मन सैनिक अधिकारी थे। अब जर्मन सैनिक अधिकारी अगर उनका नेतृत्व करेंगे तो उसके लिए दुभाषियों की आवश्यकता होती है। तो उन दुभाषियों के रूप में कुछ जो इंडोलॉजिस्ट थे, क्योंकि उनको संस्कृत भाषा का ज्ञान था, तो संस्कृत भाषा का ज्ञान जिन लोगों को था उनको इस काम में लगाया गया। और इस काम में जिन लोगों को लगाया गया, वैसे तो 4000 लोग थे तो उनके लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता हुई, लेकिन उन बहुत सारे लोगों में से 2 लोग उनका मैं जिक्र करता हूँ। वो 2 लोग जो है वो इस तरह के थे जो जिन्होंने आगे चल करके और इंडोलॉजी के क्षेत्र में काम किया। उनमें से एक था लियोपोल्ड फिशर। ये लियोपोल्ड फिशर जो था वो एक ऑस्ट्रियन था। ऑस्ट्रिया पर जर्मनी का अधिकार हो चुका था जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, सेकंड वर्ल्ड वॉर। और तो ये लियोपोल्ड फिशर जो है ये संस्कृत का ज्ञाता था, तो लियोपोल्ड फिशर इसको इस काम में लगाया गया। और लियोपोल्ड फिशर जो है ये बाद में जब युद्ध समाप्त हुआ तो संस्कृत का उसको, यानी भारत के लोगों के साथ में वैसे संस्कृत का ज्ञान तो था ही, और फिर भारत के लोगों के साथ रह करके और थोड़े दिन में उसकी यह हालत स्थिति हो गई, भाषा का इतना ज्ञान हो गया कि जब उसको बाद में बंदी बना, वो इंग्लैंड की सेना ने इसको लियोपोल्ड फिशर को बंदी बनाया। जब बंदी बनाया तो उनको लगा कि ये तो कश्मीरी पंडित है, यानी कश्मीर के लोग जो है गोरे चिट्टे होते हैं, और ये जो है यानी इसको भाषा का इतना ज्ञान था कि इसको कश्मीरी पंडित समझ लिया गया। और इसने भी जो है बाद में एक भारतीय नाम इसने धारण कर लिया, स्वामी अगेहानंद, इस नाम से ये बड़ा प्रसिद्ध हुआ और बाद में काफी लंबे समय तक ये जीवित रहा। और इसने इंडोलॉजी के क्षेत्र में इसने काफी काम किया और अमेरिका के एक सीरो के, वैसे तो दुनिया भर के कई देशों में इसने भ्रमण किया, और भ्रमण करने के बाद में फिर अमेरिका का एक सिरोक्यूज विश्वविद्यालय है, वहां जाकर के ये बस गया और सिरोक्यूज विश्वविद्यालय में इसने अध्यापन का काम किया और इसने कई सारे ग्रंथों की रचना की, बहुत बड़ी संख्या में। और एक ऐसा ही एक दूसरा व्यक्ति था गुस्टाव रोथ। ये गुस्टाव रोथ ये भी एक ऐसा इंडोलॉजिस्ट था जो कि विश्व युद्ध के बाद में इसने इंडोलॉजी के क्षेत्र में काम किया। ये करीब 1986 तक जीवित रहा और इस काल में इसने भारत के कई विश्वविद्यालयों में काम किया
यूरोप में भी, जर्मनी में भी रहा, लेकिन यहाँ उसने नालंदा में आकर के और कुछ समय शिक्षण किया और जैन धर्म और बौद्ध धर्म इसके बारे में इसने गहन अध्ययन किया। तो ये जो है गुस्टाव रोथ, ये इसने इस तरह का ये काम किया। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले कुछ लोग भारत में आ गए थे, क्योंकि भारत के साथ जो है वो भारत के प्रति रुचि ये तो जर्मनी के लोगों की थी ही। तो भारत के पहले भी युद्ध, सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी, उसके पहले भी कुछ लोग आए थे। उनमें से वैसे तो बहुत लोग हैं, लेकिन एक पॉल थीम नाम का व्यक्ति है, उसने इलाहाबाद में शिक्षण का कार्य किया और उसने आज़ादी के बाद भी उसका इंडोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी योगदान रहा। और इसके अलावा कुछ और आज़ादी के बाद काम करने वाले जो इंडोलॉजिस्ट हैं, उनमें विल्हेल्म रेड नाम का एक व्यक्ति है। उसने वैदिक काल के भौतिक जीवन के बारे में उसने अध्ययन किया, वैदिक काल में लोगों का जीवन किस प्रकार का था, और उसके लिए उसने जो टेक्स्ट उपलब्ध होते हैं, पुस्तकों में जो ज्ञान उपलब्ध होता है उसका, और पुरातत्व में जो सामग्री प्राप्त होती है, पुरातत्व में सामग्री का मतलब ये है कि जो आपके पंजाब राजस्थान के क्षेत्र में जो खुदाई का काम हुआ था, और अनेक स्थानों पर जो सरस्वती नदी, जिसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं और अब सरस्वती घाटी की सभ्यता जिसको नाम दिया जाता है, तो इस सरस्वती घाटी की सभ्यता के क्षेत्र में जो पुरातात्विक सामग्री प्राप्त हुई है, उस पुरातात्विक सामग्री के आधार पर उसने वैदिक काल में के लोगों का जीवन किस प्रकार का था, तो इसका उसने अध्ययन किया। ये एक खास बात ध्यान देने की यह है कि इसने जो इस क्षेत्र के लोग थे उनको वैदिक लोग नाम दिया है। इनको वो यानी यूरोप के लोग तो ये कहते हैं कि ये वैदिक लोग नहीं थे, और ये उनको इंडस वैली के लोग नाम दिया जाता है। लेकिन अब इस बात को मान लिया गया है कि जिनको इंडस वैली के लोग जिनको कहा जाता है वो वास्तव में वैदिक लोग थे। तो इसने ये वैदिक काल के भौतिक जीवन के बारे में इसने अध्ययन किया। इसने भर्तृहरि की रचनाओं का भी इसने अनुवाद किया, और इसने इंडोलॉजी का इतिहास, इस पर भी इसने ग्रंथ लिखा। भारत भक्त जो इंडोलॉजिस्ट हैं उनमें एक हरमन कुलके, ये अभी भी जीवित है। 1938 का इसका जन्म है, काफी वृद्ध है। तो ये हरमन कुलके, इसने औपनिवेशिक काल से पूर्व के दक्षिण पूर्वी एशिया के इतिहास के बारे में अध्ययन किया। और इस हरमन कुलके की खास बात यह है कि इसने साउथ ईस्ट एशिया के भारतीयकरण, इसके बारे में अध्ययन किया। यानी दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों का, सारे देशों के में भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषा, भारतीय लिपि, इसका प्रसार हुआ था। तो इसका इसने अध्ययन किया और 2010 में इसको पद्मश्री की उपाधि से इसको नवाजा गया। तो ये इस तरह से ये इन इंडोलॉजिस्ट्स का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। एक जर्मन ओरिएंटल सोसाइटी है। इस जर्मन ओरिएंटल सोसाइटी के द्वारा एक बहुत बड़ा काम थोड़े समय पहले किया गया है, और वह है उन्होंने नेपाल की 5 लाख पांडुलिपियां, उनका फिल्मिंग उनका किया है। यानी नेपाल जो है वो प्राचीन काल में कोई भारत से अलग नहीं था, नेपाल भारत का ही हिस्सा है। तो नेपाल में जो पांडुलिपियां उपलब्ध होती हैं, यानी हिंदुत्व से संबंधित, यानी वैदिक धर्म से संबंधित हो, चाहे बौद्ध धर्म से संबंधित हो, तो ये जो पांडुलिपियां, यानी इतनी बड़ी संख्या में पांडुलिपियां हैं उपलब्ध कि 5 लाख पांडुलिपियों का फिल्मिंग किया गया है।
और अब उनके अध्ययन से बहुत सारी जानकारी ये इसके प्राप्त होने की संभावना है। तो ये इस तरह से जो है ये कई सारे ऐसे इंडोलॉजिस्ट हुए हैं जो कि जिनको पूरी तरह से भारत भक्त कहा जा सकता है। तो इस तरह के इंडोलॉजिस्ट हुए हैं। जैसे शुरू में मैंने आपसे कहा कि बाद के काल में कुछ इंडोलॉजिस्ट ऐसे हुए जिनके ऊपर थोड़ा सा पाश्चात्य प्रभाव भी पड़ा और उनके ऊपर कम्युनिज्म का प्रभाव भी पड़ा। जर्मनी में क्या हुआ कि जर्मनी का एक विश्वविद्यालय है फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय जो है ये कम्युनिज्म का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया 1923 में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कम्युनिज्म का केंद्र बन गया और कम्युनिज्म का केंद्र बनने के कारण फिर इंडोलॉजी के ऊपर भी उसका असर पड़ा और बहुत सारे इंडोलॉजी का अध्ययन होता क्या है कि इतिहास में एक खास बात है कि इतिहास में तथ्यों का महत्व नहीं होता है। बहुत बार तथ्यों से ज्यादा महत्व जो होता है वो आप किस इरादे से उन बातों का अध्ययन करते हैं, इसका महत्व होता है। तो ऐसे इस तरह के इंडोलॉजिस्ट हुए। ये गेटे विश्वविद्यालय, नाम भी इसका गेटे विश्वविद्यालय है फ्रैंकफर्ट का। तो यहाँ कम्युनिज्म का प्रभाव हुआ और ये फ्रैंकफर्ट का जो कम्युनिज्म है ये 10 साल तक तो चलता रहा वहाँ। और उसके बाद में जब हिटलर की शक्ति बढ़ी तो ये लोग जो है जहाँ से सारे के सारे यहाँ से बाहर निकल गए और बाहर निकल करके इन्होंने अमेरिका को अपना सेंटर बनाया। और अमेरिका में ये लोग जाकर के और कोलंबिया में खास तौर से न्यूयॉर्क के पास, न्यूयॉर्क का ही एक क्षेत्र है एक तरह से कोलंबिया, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी ये उनका केंद्र बन गया। और अब कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बाद में सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये वापस कोलंबिया से फिर इनमें से बहुत सारे लोग वापस यहाँ फ्रैंकफर्ट भी आकर के पहुंचे। तो एक नियो कम्युनिज्म या नियो मार्क्सिज्म जिसको नाम दिया जाता है, ये नियो मार्क्सिज्म इसका केंद्र ये फ्रैंकफर्ट था। फ्रैंकफर्ट के बाद में कोलंबिया बना और उस कोलंबिया का ही महान स्कॉलर शेल्डन पोलक है। इस शेल्डन पोलक के बारे में हम पहले कुछ इंग्लैंड की इंडोलॉजी की चर्चा कर लें, अमेरिका की इंडोलॉजी की चर्चा जब हम करेंगे तो शेल्डन पोलक साहब का जरूर विवेचन होगा कि शेल्डन पोलक साहब जो है इनका हमारे जो भारतीय विद्वान है, भारतीय विद्वान भी दो तरह के हैं। एक तो भारतीय विद्वानों में भारत भक्त विद्वान हैं और कुछ भारत विरोधी विद्वान भी है अमेरिका में। तो जो भारत भक्त विद्वान हैं जिनके अंदर मैंने अभी आपको कुछ नाम लिए थे, इसके अलावा एक राजीव मल्होत्रा बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और इस समय ये राजीव मल्होत्रा और ये शेल्डन पोलक इनके बीच में ठनी हुई है। तो ये इनके बारे में हम कभी चर्चा करेंगे। लेकिन ये इस तरह के इंडोलॉजिस्ट जो है इन्होंने भारत को का गलत चित्रण भारत के बारे में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। लेकिन अधिकांशतया प्रारंभिक काल में जो इंडोलॉजिस्ट हुए हैं और बल्कि वर्तमान काल तक जिनके मैंने अभी आपको नाम लिए, विल्हेल्म रेड, हरमन कुल्के जैसे लोग, तो ये लोग जो है ऐसे बहुत सारे भारत भक्त इंडोलॉजिस्ट हुए हैं। तो मैंने आपको 10-12 भारत भक्त इंडोलॉजिस्ट के बारे में चर्चा की है। वैसे तो इंडोलॉजिस्ट की चर्चा सैकड़ों में है और इन सब की चर्चा संभव नहीं है और भारत भक्त इंडोलॉजिस्ट भी बहुत सारे हैं, लेकिन सीमित समय में इन सब की विस्तार के साथ में चर्चा करना संभव नहीं है। लेकिन इसके बाद जो है हम इंग्लैंड की इंडोलॉजी की, इंग्लैंड की सरकारी इंडोलॉजी की चर्चा करेंगे। और ये कुछ बातें हैं जो मेरे को जर्मन इंडोलॉजी के बारे में इनकी चर्चा करनी थी। जी महावीर जी, आपने जो चर्चा की है एक्चुअली ये चर्चाएं सामने आनी चाहिए। आपने जब भी अंत में कहा कि 10-12 लोगों के बारे में मैंने चर्चा की है, चर्चा सैकड़ों में है, यही बात है
एक्चुअली यही मूल बात है कि हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति, हमारी खाती इतनी बड़ी है, इतनी विराट है। हम जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण को विराट स्वरूप कहते हैं, हमारी संस्कृति एक्चुअली बहुत विराट है, लेकिन उसके गुण जब तक हम गाएंगे नहीं, और वो गाएंगे कब, जब हमें उसके बारे में पता होगा। और आजकल चूंकि एक चलन चल पड़ा है कि कोई चीज यूरोप से होकर के आती है तो जरा हम उसके प्रति ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। तो ये भी एक पैटर्न था इस इंडोलॉजी के बारे में बताने का, कि अगर आपको लगता है कि बाहर से आने वाले लोगों के द्वारा ही बताने पर आप अपने आप को बेहतर समझते हैं, तो सुनिए, ग्रीक में क्या था, जर्मन में क्या था, फ्रेंच में क्या था, और अगली बार जब महावीर जी आप बताएंगे कि ब्रिटिश इंडोलॉजी के बारे में, कि वहां पर किस तरीके से हिंदुस्तान के प्रेमी लोग हुए हैं और क्या क्या कुछ कहा गया है, हालांकि विपरीत पक्ष भी है जिसके बारे में भी आपने कहा है, ऐसा होने पर बहुत सी स्थितियां हमारे सामने आती हैं, बेहतर तरीके से सामने आती हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लगातार आपके पास में इस तरीके की चीजें लाकर लेकर के आते रहेंगे। ऐसा प्रयास जम्मू टॉक्स का है। आपका सहयोग, आपका समर्थन लगातार हमारे साथ बरकरार रखिए, बने रहिए। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम में इतना ही। महावीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद यधेश जी, धन्यवाद। जी, नमस्ते, वंदे मातरम।